अयोध्या एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में आस्था, राजनीति और न्याय तीनों का प्रतीक बन गया। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये सिर्फ एक मंदिर या एक ढांचे की कहानी नहीं है, ये उस संघर्ष की कथा है जिसमें करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी रहीं। अगर जब बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर जो कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे हम इसे को उठा कर रहेंगे, जो गुलामी का चिन्ह है इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। दशकों तक देश की राजनीति करवट लेती रही और अंत में संविधान के भीतर रहकर समाधान निकला। कभी यह प्रश्न सिर्फ इतिहास का था, राम जन्मभूमि कहाँ है? फिर यह प्रश्न आस्था का बन गया, क्या यहाँ मंदिर बनेगा? और अंततः यह प्रश्न न्याय का बना, सच और अधिकार का फैसला कैसे होगा? इस यात्रा में कई सरकारें आईं, कई बयान दिए गए कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। कई आंदोलनों ने देश की दिशा बदली, कहीं समर्थन था, कहीं विरोध, कहीं राजनीतिक मजबूरी थी तो कहीं वैचारिक टकराव। आज जब अयोध्या में राम मंदिर खड़ा है तो सवाल उठता है, यह संभव कैसे हुआ? किसने रोका, किसने आगे बढ़ाया और किस रास्ते से यह संघर्ष अपने अंजाम तक पहुंचा? आज की यह वीडियो भावनाओं नहीं, तथ्यों पर चलेगी, क्योंकि इतिहास तभी टिकता है जब वह सच के साथ खड़ा हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके वर्ल्ड पर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। राम मंदिर आंदोलन की कहानी भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास से कहीं पहले शुरू होती है। अयोध्या को परंपरागत रूप से भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता रहा है। सदियों से यह स्थान धार्मिक आस्था का केंद्र रहा, जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना करते आए। 16वीं शताब्दी में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, जिसके बाद यह स्थल धीरे धीरे विवाद का विषय बना। हालांकि लंबे समय तक यह विवाद स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहा और राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा नहीं बना। ब्रिटिश काल में भी इस स्थान को लेकर टकराव हुए। औपनिवेशिक प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थल को आंतरिक और बाहरी हिस्सों में बांट दिया था। बाहरी प्रांगण में हिंदू पूजा करते थे और अंदरूनी ढांचे में मुस्लिम नमाज अदा की जाती थी। ये व्यवस्था अस्थायी शांति बनाए रखने का प्रयास थी, लेकिन विवाद की जड़ें बनी रहीं। स्वतंत्रता से पहले यह प्रश्न धार्मिक भावनाओं से अधिक प्रशासनिक संतुलन का विषय था। भारत की आजादी के बाद यह मामला पहली बार गंभीर रूप से राष्ट्रीय चर्चा में तब आया जब 1949 में विवादित ढांचे के भीतर रामलला की मूर्तियां प्रकट हुईं। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अयोध्या की ओर खींच लिया। प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए स्थल को सील कर दिया और ताले लगा दिए। पूजा पर रोक लगी और मामला अदालतों में चला गया। यहीं से यह स्पष्ट हो गया कि यह विवाद केवल आस्था का नहीं, बल्कि कानून और शासन से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। अगले कई दशकों तक यह विषय न्यायिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक बयानों के बीच उलझा रहा। मुकदमे चलते रहे, तारीखें बढ़ती रहीं और निर्णय टलते रहे। इस दौर में आम जनता के लिए यह मुद्दा कभी कभार सुर्खियों में आता, फिर लंबी खामोशी में चला जाता। राजनीतिक दलों ने इसे पूरी तरह न अपनाया, न ही पूरी तरह त्यागा। यह एक ऐसा विषय बना रहा जिसे समय समय पर जरूरत के अनुसार उठाया जाता रहा। 1980 के दशक में स्थिति बदलने लगी। सामाजिक और राजनीतिक माहौल में परिवर्तन हुआ और राम जन्मभूमि का मुद्दा एक संगठित जनांदोलन के रूप में उभरने लगा। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों ने इसे व्यापक जनजागरण का रूप दिया। मंदिर निर्माण को सांस्कृतिक अस्मिता और ऐतिहासिक न्याय से जोड़कर प्रस्तुत किया गया। इस दौर में रथ यात्रा जैसे अभियानों ने आंदोलन को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाया। लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़े। ये मुद्दा अब केवल अदालतों या धार्मिक बहसों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चुनावी राजनीति के केंद्र में आ गया। वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक स्थिति यह बनी रही कि विवाद का समाधान न्यायालय के माध्यम से ही होना चाहिए। पार्टी के भीतर इस विषय पर अलग अलग मत उभरते रहे, जिससे उसकी नीति को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। यहीं से राम मंदिर आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश करता है, जहां भावनाएं, राजनीति और कानून एक दूसरे से टकराने लगते हैं और आने वाले वर्षों में देश को निर्णायक मोड़ों की ओर ले जाते हैं। 1990 का दशक राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में सबसे अधिक तनावपूर्ण और निर्णायक समय के रूप में देखा जाता है। ये वह दौर था जब आंदोलन केवल वैचारिक या प्रतीकात्मक नहीं रहा, बल्कि सड़कों पर उतर आया। अयोध्या में कारसेवकों का एकत्र होना, रैलियां और प्रशासनिक तैयारियां
सब कुछ यह संकेत दे रहा था कि विवाद अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। 1990 में अयोध्या में भारी संख्या में कार सेवक पहुंचे। उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इसी दौरान हुई कार्रवाई में कार सेवकों की मृत्यु हुई, जो एक दुखद और दस्तावेजीकृत घटना है। हालांकि यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल द्वारा गाड़ियों या बंदूकों से लोगों को मरवाने का दावा आधिकारिक रिकॉर्ड में प्रमाणित नहीं है। इसीलिए इस दौर को भावनात्मक आरोपों की बजाय तथ्यात्मक दृष्टि से समझना आवश्यक है। इसके बाद 1992 में वह घटना घटी जिसने पूरे विवाद की दिशा बदल दी। विवादित ढांचे का गिराया जाना केवल एक संरचना का ध्वंस नहीं था, बल्कि यह भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव डालने वाला क्षण था। इसके तुरंत बाद देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा फैली। यह स्पष्ट हो गया कि अब यह प्रश्न केवल अयोध्या या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्थिरता से जुड़ चुका है। इस घटना के बाद मामला पूरी गंभीरता के साथ न्यायपालिका के समक्ष गया। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर यह समझ बननी शुरू हुई कि इस विवाद का स्थायी समाधान केवल अदालत के माध्यम से ही संभव है। राजनीतिक दलों के लिए भी यह एक चेतावनी थी कि भावनात्मक उभार देश को किस दिशा में ले जा सकता है। 1992 के बाद के वर्षों में मुकदमेबाजी का लंबा दौर चला। विभिन्न पक्षों ने टाइटल सूट दाखिल किए। जमीन का स्वामित्व किसका है, पूजा का अधिकार किसे प्राप्त है और ऐतिहासिक साक्ष्य क्या कहते हैं। ये मुकदमे केवल कागजी नहीं थे, इनमें इतिहास, आस्था और कानून तीनों की परीक्षा हो रही थी। इसी दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वैज्ञानिक उत्खनन कराया गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि पहली बार भावनाओं से हटकर भौतिक साक्ष्यों को अदालत के सामने रखा गया। ASI की रिपोर्ट में संरचनात्मक अवशेषों का उल्लेख हुआ, जिनसे यह संकेत मिला कि विवादित ढांचे के नीचे एक गैर इस्लामिक धार्मिक संरचना के अवशेष मौजूद थे। इस रिपोर्ट पर बहस हुई, सवाल उठे, आपत्तियां दर्ज की गईं, लेकिन यह न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। साल 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। अदालत ने विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला दिया। यह निर्णय किसी भी पक्ष को पूर्ण संतोष नहीं दे सका। परिणामस्वरूप सभी प्रमुख पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। यहीं से यह विवाद अपने सबसे निर्णायक और संवैधानिक चरण में प्रवेश करता है, जहां राजनीति धीरे धीरे पीछे हटती है और न्यायपालिका केंद्र में आती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राम जन्मभूमि विवाद अपने सबसे निर्णायक चरण में पहुंचा। किसी भी पक्ष को पूर्ण संतोष न मिलने के कारण मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष गया। यहीं से यह स्पष्ट हो गया कि अब इस प्रश्न का समाधान राजनीतिक नारों या सड़कों पर नहीं, बल्कि संविधान, प्रमाण और न्यायिक विवेक के आधार पर तय होगा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रही। अदालत ने बार बार यह दोहराया कि उसका निर्णय आस्था के आधार पर नहीं, बल्कि कानूनी अधिकारों और सबूतों के आधार पर होगा। मंदिर और मस्जिद जैसे शब्द यहाँ भावनात्मक प्रतीक नहीं थे, बल्कि कानूनी दावों के रूप में देखे गए। अदालत के समक्ष ऐतिहासिक दस्तावेज, यात्रियों के विवरण, औपनिवेशिक काल के रिकॉर्ड, पुरातात्विक रिपोर्टें और पूर्व न्यायिक आदेश प्रस्तुत किए गए। हर साक्ष्य को बारीकी से परखा गया। इस दौरान राजनीतिक दलों की भूमिका सीमित रही। सार्वजनिक बयान जरूर आए, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया पर सीधा हस्तक्षेप नहीं हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह दोहराया कि वह अदालत के फैसले को स्वीकार करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि समाधान संविधान के दायरे में ही होना चाहिए। ये एक ऐसा क्षण था जब दशकों तक चला टकराव कुछ हद तक संवैधानिक अनुशासन में बंधता दिखाई दिया। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आया। सर्वसम्मति से दिए गए इस फैसले में अदालत ने माना कि विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण का पक्ष कानूनी रूप से अधिक मजबूत है। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि देने का आदेश दिया गया। ये निर्णय किसी एक पक्ष की विजय या दूसरे की पराजय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि इसे न्यायिक संतुलन और सामाजिक स्थिरता की दृष्टि से देखा गया। इस निर्णय की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि दशकों पुराना विवाद बिना देशव्यापी हिंसा के समाप्त हुआ। यह भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका की एक बड़ी परीक्षा थी, जिसमें संस्थाएं अपने दायित्व पर खरी उतरी। अब चुनौती यह थी कि इस न्यायिक आदेश को जमीन पर कैसे उतारा जाए।
फैसले के बाद केंद्र सरकार की भूमिका स्पष्ट रूप से सीमित और प्रशासनिक थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसे मंदिर निर्माण, प्रबंधन और भविष्य की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। ये ट्रस्ट कानूनी रूप से स्वतंत्र था और इसके सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग शामिल थे। सरकार की भूमिका यहाँ सहयोग तक सीमित रही, न कि संचालन तक। अगस्त 2020 में अयोध्या में भूमि पूजन का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह तथ्य था कि यह पूरी प्रक्रिया न्यायालय के आदेशों और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर हुई। इसके बाद मंदिर निर्माण की तकनीकी और वास्तुशिल्प योजनाओं पर काम शुरू हुआ। पत्थरों की गुणवत्ता, भूकंपरोधी संरचना और पारंपरिक शिल्पकला सब कुछ दीर्घकालिक दृष्टि से तय किया गया। इस तरह राम मंदिर की यात्रा आंदोलन के शोर से निकलकर व्यवस्था की शांति में पहुंची। जहां कभी नारे थे, वहां अब नक्शे थे। जहां टकराव था, वहां समय सीमा और कार्य योजना थी। ये कहानी किसी एक दिन या एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि दशकों के संघर्ष, न्यायिक धैर्य और संवैधानिक प्रक्रिया की परिणति थी। राम मंदिर की यह यात्रा हमें एक अहम सबक देती है। ये कहानी सिर्फ ईंट, पत्थर या संरचना की नहीं थी। ये आस्था, इतिहास, राजनीति और सबसे ऊपर संविधान की परीक्षा थी। दशकों तक चले टकराव, आंदोलनों और बहसों के बाद आखिरकार फैसला सड़कों पर नहीं, न्यायालय के भीतर हुआ। यही भारतीय लोकतंत्र की ताकत है, जहां सबसे संवेदनशील मुद्दों का समाधान कानून, प्रमाण और धैर्य के जरिए निकलता है। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता, बल्कि यह समझने के लिए होता है कि भविष्य में हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। कानून का रास्ता, संविधान का रास्ता और शांति का रास्ता। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरा, संतुलित और तथ्यात्मक लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ऐसी ही गहराई से भरी रिपोर्ट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। और कमेंट में जरूर बताइए आप इस पूरे घटनाक्रम को इतिहास के किस मोड़ के रूप में देखते हैं। वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि सही जानकारी का पहुंचना भी एक जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी कहानी के साथ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें।